बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा सेशन है लॉ गेट के हवाले से जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी सेशन का पहला लेक्चर सीरीज है, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है कानून शहादत ऑर्डर, तो उसी से हम टेकअप कर रहे हैं। कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये लॉ गेट के सिलेबस का वो सब्जेक्ट है जो पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, वो पूरा ही शामिल है। बाकी जितने भी लॉज हैं उनका कुछ मखसूस पोर्शन जो है ना वो टेस्ट में रखा गया है, लेकिन क्यूएसओ जो है ना जो पूरा सब्जेक्ट है 166 आर्टिकल है, वो 166 के 66 ही शामिल है। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक बातें हैं कानूनी शहादत ऑर्डर के बारे में हम उनको डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। कि भाई हमारे पास जो भी कानून थे वो अंग्रेज हुक्मरानों की तरफ से मिले हुए थे, तो उन्हीं सब कानून को हम चलाते आ रहे थे। तो हमारे पास कानूनी शहादत ऑर्डर से पहले जो लॉ था वो था एविडेंस एक्ट। तो आखिर क्या मजबूरियां थी, क्या वजूहत थे जो एविडेंस एक्ट को हमने रिपील किया और उसकी जगह पे एक नया लॉ हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इधर उसमें चेंजेस आई हैं कि नहीं आई, क्या चेंजेस आई हैं, क्या वजूहत थी, तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। एविडेंस एक्ट 1872 एविडेंस जो एक उसमें और कानूनी शहादत ऑर्डर में जस्ट लिटिल बिट डिफरेंसेस थी। चेंजिंग जो हमने की है वो जस्ट जो उनका ऑर्डर था आर्टिकल्स का उनको शफल आउट कर दिया है। बाकी जो सबसे जो मेन चीज थी, जो मेन तब्दीली थी, वो था वो एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल। प्रीएम्बल किसी भी लॉ का वो हिस्सा होता है, जब भी किसी लॉ को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस लॉ में हम प्रीएम्बल रखते हैं। प्रीएम्बल उस लॉ का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करता है। जो प्रीएम्बल होता है वो वजाहत इस बात की करता है कि आया इस कानून को किस तरीके से और किस किस कायदे में आपने इंटरप्रेट करना है। तो जो एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसका जब हमने प्रीएम्बल चेंज कर दिया, जो उस लॉ का जो ऑब्जेक्ट था उसको चेंज कर दिया, तो वो कानून पूरी तरह जो है ना तब्दील हो गया। जो एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल था इसमें हमने तब्दीली ये लाई है कि ज़िया उल हक साहब के दौर में जो भी आपके लॉज थे उसको आपने इस्लामाइज करने की कोशिश की। तो जो एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल था आपने उसको तब्दील किया कि टू ब्रिंग द लॉ ऑफ एविडेंस in conformity with the injunctions जो प्रीएम्बल में हमने तब्दीली की टू ब्रिंग द लॉ ऑफ एविडेंस इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्नाह। समझो कि जो ये जो लॉ ऑफ एविडेंस था इसको हमने मुसलमान करके रखा है। एक बंदा है जिसका नाम जॉनसन है, उसका एक मुंह है, एक नाक है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, और वो मजहब से क्रिश्चियन है। वही बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। वही उसके पास सेम जो है ना दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, लिटिल बिट चेंजेस आई हैं, उसको दाढ़ी आ गई है, उसका नाम चेंज हो गया है, थोड़ी बहुत उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो तब्दील हो गई हैं। तो ठीक इसी तरह लिटिल बिट चेंजेस करके जो आपके पास एविडेंस एक्ट था उसमें लिटिल बिट चेंजेस तो आ गई, लेकिन उसकी क्वालिटीज और कैरेक्टर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जैसे जॉनसन से अहमद का दुनिया व आखिरत बिल्कुल लाइफ स्टाइल, उसका उठना बैठना खाना पीना जो भी तरीकेकार है वो पूरे का पूरा तब्दील हो गया है। तो ठीक इसी तरह जो एविडेंस एक्ट था इसको हमने मुसलमान करके क्यूएसओ बना दिया है, उसकी जो प्रीएम्बल थी उसमें चेंजिंग करके। और दूसरी बात, आपके पास जो भी लॉज होंगे वो या तो एक्ट की शक्ल में होंगे या तो ऑर्डिनेंस की शक्ल में होंगे। ये बात है 1984 की। तो इस टाइम जो है ना पाकिस्तान में मार्शल लॉ एडमिनिस्टर था, और जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जनाब ज़िया उल हक साहब थे।
तो उन्होंने अपने एज अ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास जो पावर थे, तो उस पावर के तहत एग्जीक्यूटिव पावर्स इस्तेमाल करते हुए कुछ ऑर्डर्स पास किए थे। तो बाद में जैसे रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उन्हीं ऑर्डर्स को पार्लियामेंट के थ्रू वैलिडेट करवा के उनको जो है ना चलाया गया है फर्दर कुछ ही ऑर्डर्स को। तो ठीक इसी तरह अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कानून शहादत ऑर्डर पास किया। ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास किया? क्योंकि एक ऑर्डिनेंस पास करने के लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और साथ में प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ मार्शल लॉ आप सब जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा सस्पेंडेड होता है। ऑर्डिनेंस इसी वजह से पास नहीं किया गया, कोई लॉ भी इसी वजह से पास नहीं किया गया। एज अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने जो अपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज थी उनको इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर पास किया। और फर्दर मोर 8th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th अमेंडमेंट के तहत कुछ लॉज जो है ना, कुछ चीजें, कुछ ऑर्डर्स जो हमारे लिए जरूरी थी उनका चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था हमारी जुडिशियल सिस्टम का। तो ठीक उसी तरह कानूनी शहादत ऑर्डर भी बेसिक लॉज में था, तो इनको वैलिडेट करवा के इनको फर्दर मोर चलाया गया है इसी नाम से, बिल्कुल किसी तब्दीली के बगैर। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कानून शहादत ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में से अगर कोई एमसीक्यूज बन सकता है तो वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, तो कुछ ऐसे बन सकता है। QSO is the repealed form of Evidence Act. Either yes or no, either right or wrong, either true or false. तीन किस्म के MCQ सिर्फ इसी में से बन सकते हैं कि ये जो QSO है ये रिपील्ड फॉर्म है एविडेंस एक्ट का, ये सही है या गलत है, हाँ में या ना में, और ट्रू या फॉल्स इसी फॉर्म में। और उसके बाद हम आते हैं इस कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 जब भी आप किसी लॉ का पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीजें डिफाइन की होती हैं। सबसे पहले इसका टाइटल, नंबर दूसरे पे इसकी कमेंसमेंट, और नंबर तीसरे पे इसका एक्सटेंट। जब भी आप कोई भी लॉ उठा के देख लें तो आर्टिकल 1 या सेक्शन 1 किसी भी लॉ का, वो हमेशा ये 3 चीजें बताता है। टाइटल, तो इसका जो टाइटल है इस लॉ का ये है कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर, पहले इस बात को नोट कर दें कि ये ऑर्डर है कानून शहादत ऑर्डर। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके पास आ सकता है कि कानून शहादत ऑर्डर या कानून शहादत इज एन ऑर्डिनेंस और ऑर्डर, इसी किस्म का कोई भी एमसीक्यूज आपके पास आता है। और इसकी कमेंसमेंट ये वंस कमेंस की गई है होल ऑफ पाकिस्तान। कभी कभी कुछ लॉज ऐसे होते हैं कुछ जिनका एक हिस्सा जो है ना पहले कमेंसमेंट में आ जाता है और उसके दूसरे हिस्से को, उसका दूसरा हिस्सा कभी बाद में एनफोर्स किया जाता है या उसका दूसरा हिस्सा बाद में लाया जाता है या उसमें कुछ चीजें बाद में पुटअप की जाती हैं। तो ये वंस, ये जो ओवरऑल लॉ है इसको वंस ही कमेंसमेंट में लाया गया है। और तीसरी बात है इसमें एक्सटेंट कहते हैं एप्लीकेबिलिटी को, कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये लॉ कुछ हटके है बाकी लॉज से। बाकी जो भी आप लॉज पढ़ेंगे ना उसमें एक्सटेंट जनरली बस एक ही बात में लिखी गई होती है कि भाई ये इन चीजों पे एप्लीकेबल है। अगर वो बार करना होता है तो वो बाद में कोई सेक्शन या किसी अलग जगह पे ना एक्सप्लेन कर देते हैं, किसी अलग सेक्शन में या किसी अलग जगह पे रख देते हैं कि भाई ये लॉ फलां जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसकी एक्सटेंट जो एप्लीकेबिलिटी है ना, ये नॉन एप्लीकेबिलिटी भी इसके साथ ही बयान की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे और नॉन एप्लीकेबल कहाँ पे। तो सबसे पहले
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, आपकी कोर्ट्स में जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये जो डेली प्रोसीडिंग्स, सिविल, क्रिमिनल, आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स रेगुलरली आपके कोर्ट्स में चल रही हैं, ये आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। उसके बाद है कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो आपकी नीम अदालती कार्रवाइयां होती हैं, इसमें आ जाते हैं आपके ओम्बड्समैन, दूसरी बात है आपकी ट्रिब्यूनल्स, और तीसरी बात जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, जब भी वो जुडिशियल कार्रवाई करते हैं तो वो जो है ना कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग में आती हैं। और तीसरी बात, आपके जो मार्शल कोर्ट होते हैं, जो फौजी अदालतें होती हैं, तो ये फौजी अदालतों पे भी एप्लीकेबल है। मार्शल कोर्ट्स, अगर हम बात करते हैं इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी पे कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वो जस्ट एंड ओनली इस लॉ के तहत, क्यूएसओ के तहत, क्यूएसओ ने जिसको वाज़ेह तौर पे बार कर दिया है, तो वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन पे कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। ये था आर्टिकल 1। अब देखते हैं कि इसके आर्टिकल 1 में से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल, कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है ना, ये वर्ड पूरा यहाँ पे इसको ना नोट डाउन, फोकसली नोट डाउन कर लें कि ये वर्ड ऑर्डर है। ये एमसीक्यूज में कभी ऑर्डिनेंस की फॉर्म में भी आ सकता है, कभी कुछ और भी एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद जो इसकी एक्सटेंड है कि कानून शहादत ऑर्डर इज एप्लीकेबल ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग, कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग, मार्शल कोर्ट्स, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। और कानून शहादत ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मार्शल प्रोसीडिंग्स, मार्शल कोर्ट प्रोसीडिंग्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। इनमें ऑप्शन आपका ये वाला आएगा। आर्बिट्रेशन पे कभी भी कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है, ये खुद ही जो ऑर्डर है वो खुद ही बार कर रहे हैं। तो ये था आर्टिकल 1 कानूनी शहादत ऑर्डर का। अब आ जाते हैं आर्टिकल 2 पे। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लॉज है कि कुछ टर्म्स उसमें दी जाती हैं जिनकी वजाहत, उन टर्म्स की वजाहत की जाती है डेफिनेशन क्लॉज में, और उन टर्म्स को जो वजाहत या डेफिनेशन क्लॉज में उनकी वजाहत की गई है उनको उसी सिरे से, उसी माना में, पूरे एक्ट में या पूरे ऑर्डिनेंस में कंसीडर किया जाएगा। तो आर्टिकल 2 सब आर्टिकल ए डिफाइन करता है आपके टर्म कोड को कि कानूनी शहादत ऑर्डर में कोर्ट से क्या मुराद होगा। कहता है कि ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स और एनी अदर पर्सन और ऑल अदर पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। किन किन को शामिल कर रहा है? ऑल जजेस, ये जो आपके कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, ऑल मैजिस्ट्रेट्स, ऑल अदर पर्सन्स, ऑल पर्सन्स हु आर लीगली authorized to take evidence। चलें, ये बात तो समझ आ रही है ऑल जजेस में, ये तो आपकी कोर्ट ही है। उसके बाद जो ऑल मैजिस्ट्रेट है, ये बात भी समझ में आ रही है कि जो मैजिस्ट्रेट आपके पास कोर्ट में बैठे हुए हैं। ऑल अदर पर्सन्स हु आर ऑथराइज्ड बाय कोर्ट टू टेक द एविडेंस। तो इनमें कभी कभी जो है ना आपकी कोर्ट खुद एविडेंस नहीं लेती, कभी कमीशन फॉर्म कर देती है, कभी किसी और बंदे को बिठा देती है जो आउट ऑफ कोर्ट जो है ना आपका एविडेंस जो है ना रिकॉर्ड करते हैं। आर्बिट्रेशन को इसमें एक्सेप्शन रखा गया है क्योंकि आपको आर्टिकल 1 में जो एप्लीकेबिलिटी थी वहां पे बताया है कि कानूनी शहादत
शहादत ऑर्डर वाज़े तौर पे आर्बिट्रेशन पे लागू नहीं होता। तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन वैसे जो है ना एविडेंस रिकॉर्ड करता है, लेकिन कानूनी शहादत ऑर्डर बार कहता है जो वो रिकॉर्ड करेगा वो इसमें शामिल नहीं होगा, केएसओ के तहत नहीं होगा, केएसओ इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है आर्बिट्रेशन। इस क्लास में से दो किस्म के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। द वर्ड कोर्ट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 2 सब आर्टिकल डैश ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर, पहला एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज, द वर्ड कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्सन्स हु आर ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। ये ऐसा एमसीक्यूज बन सकता है और इस तरह भी बन सकता है कि द वर्ड कोर्ट इंक्लूड्स एक्सेप्ट ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन्स एंड आर्बिट्रेशन। तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो ये रखी गई है। इस एक जो सब आर्टिकल है वर्ड कोर्ट, इनमें से 3 से 4 किस्म के एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद है वर्ड डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 2 सब आर्टिकल बी कानून शहादत ऑर्डर का वर्ड डॉक्यूमेंट, ये बी। वैसे तो हमारे पास जो भी पेजेस, पेपर्स, बुक्स, हमारे पास जो भी इसी नेचर का जो भी स्टफ होता है हम उनको डॉक्यूमेंट में शुमार करते हैं, लेकिन कानून शहादत ऑर्डर जो है ना जरा कुछ हटके है। वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह डिफाइंड है, एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks। चलें इसको देखते हैं कि एनी मैटर, कोई भी बात, expressed in the form of letters, figures, comma, mark, or by any other means। For preservation, for the purpose of evidence। कोई ऐसी बात जो लिखी गई है, बयान की गई है इस सूरत में, किसी लेटर की सूरत में, किसी फिगर की सूरत में, किसी मार्क की सूरत में, या किसी और शक्ल में, किसी दीवार पे लिखी गई है, किसी पत्थर पे लिखी गई है, किसी खाल पे कोई बात लिखी गई है, कोई मैप बनाया गया है, कोई चार्ट बनाया गया है, तो ये सब जो है ना एज पर कानून शहादत ऑर्डर वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉल करते हैं। तो ये इसमें किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, आइए उस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सब आर्टिकल ये है कि वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 2 सब आर्टिकल डैश ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर, और उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट इंक्लूड लेटर, फिगर, मार्क, etc। इसी चीज को ये ऑल ऑफ दीज में भी आ सकता है कि उनमें ना तीनों ऑप्शन दिए होंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट इंक्लूड लेटर, फिगर, मार्क, या कभी कोई ऐसा मिसाल लेके दिया जाता है कि किसी तख्ती पे लिखी कोई बात है, किसी लेटर पे किसी लिखी बात है, कोई चार्ट है, कोई मैप है, तो इसी तरह भी कोई एग्जांपल उठा के दे देते हैं। मतलब कोई फिक्स नाम होता है कि आया ये डॉक्यूमेंट में शुमार करता है कि नहीं करता। तो ये था वर्ड डॉक्यूमेंट एज पर लॉ ऑफ एविडेंस। उसके बाद है आर्टिकल 2 सब आर्टिकल सी एविडेंस। ये जो पूरी का पूरा कानून है ये है एविडेंस के बारे में, लेकिन वर्ड एविडेंस को कैसे डिफाइन किया गया है जरा इसको देखते हैं।
एविडेंस की दो किस्में होती हैं, एक तो आप ओरली एक्सप्लेन करते हैं, एक तो आप रिटन फॉर्म में या किसी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में पेश करते हैं। तो सबसे पहले जो ओरल एविडेंस होता है उसको डिफाइन करते हैं, ऑल दी स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर द कोर्ट। All these statements. All the तो ये दो किस्में हैं एविडेंस की जो एज पर कानूनी शहादत ऑर्डर जो है ना डिफाइन की गई हैं। एविडेंस की दो किस्में हैं, नंबर 1 ओरल एविडेंस, ऑल दी स्टेटमेंट्स व्हिच आर मेड बिफोर द कोर्ट। जो भी वजाहत की जाती है, किसी भी बात की जो वजाहत की जाती है, ओरली बयान किया जाए तो उसको ओरल एविडेंस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, इसकी किस्में भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑल दी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन। जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश की जाती हैं उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। तो ये था लॉ ऑफ एविडेंस और आर्टिकल 2 का कुछ हिस्सा। फर्दर मोर इंशाल्लाह कल हम इसी लेक्चर को यहीं से आर्टिकल 2 से ही कंटिन्यू करेंगे और कल इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे आर्टिकल 17 तक। और आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 17 तक मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं और बनते भी हैं। हमेशा 3 से 4 एमसीक्यूज आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 17 तक, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डेफिनेशन क्लॉज और उसके साथ साथ आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17। थैंक यू सो मच।